हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक नए कॉन्टिनेंट यानी महादेश की, जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। एक लौता ऐसा देश जो महादेश भी है। और अगर बात करते हैं इसकी पॉपुलेशन की, तो इसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, 3 साढ़े 3 करोड़ के आसपास है। और अगर मैं पूछता हूँ कि इससे कम पॉपुलेशन वाला देश कौन सा, कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो आपके जुबान पर वैसे एक नाम आना चाहिए जहां आप जा नहीं सकते। अंटार्कटिका। तो ये कुछ बातें हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इसके एरिया की, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी एरिया जो है वो लगभग 2.5 गुना है किसका, भारत की एरिया का। तो बहुत बड़ा महादेश भी नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट भी नहीं है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, एक चीज़ है, टेरेस्ट्रायल या स्थलीय बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ, जैव विविधता, तो ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। टेरिस्ट्रायल बायोडाइवर्सिटी मतलब ज़मीन पे जो बायोडाइवर्सिटी है, जीवन की विविधता है, तरह तरह के जीव जंतु जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, वो देखने को बहुत कम मिलेंगे। वैरायटी बहुत कम है। लेकिन अगर वहीं पर आप इसकी ओशियन बायोडाइवर्सिटी देखते हैं या सी बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, समुद्री जैव विविधता देखते हैं, तो ये इस सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो इसी तरीके से कुछ वैरायटीज़ के साथ ये देश बना हुआ है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन की बात करता हूँ, तो लगभग लगभग ये फ्लैट है। आप बहुत सारे कंटिनेंट देखेंगे जिसमें बहुत सारे हाईलैंड होते हैं, माउंटेन होते हैं। यहाँ पर उतनी वो सारी चीज़ें नहीं, बहुत आपकी इसकी जो ज़मीन होगी वो लगभग लगभग फ्लैट होगी। बहुत ऐसे ऐसे बहुत सारी ऊबड़ खाबड़ कुछ ज़मीनें ऐसे बहुत कम देखने को मिलेंगी। आगे हम जोग्राफी पढ़ेंगे इसमें ऑस्ट्रेलिया की, तो देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी एक कहानी भी है। ब्रिटिश, आप जानते ही हैं, एक समय सब जगह कॉलोनी बना रखे थे, हर जगह उन्होंने राज किया हुआ है। तो ब्रिटिश क्या करते थे ना, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल एक कोने में पड़ा रहता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया पूरे कंटिनेंट से बिल्कुल समुद्र में बेचारा अकेला पड़ा रहता है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो कैदी होते थे उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया करते थे। तो ये बहुत ख़ास बात है देखने वाली। और यहाँ की अगर मैं क्लाइमेट की बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो इसका क्लाइमेट बहुत ज़्यादा भारत जैसा है। मतलब किसके सिमिलर, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है मैथमेटिक्स में। तो ये इंडिया के सिमिलर है बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ बातें हैं। और अगर बात करते हैं वहाँ के जो, मतलब जो कैदी, ये जो कैदी गए थे, तो ये कैदी हर तरह से, हर जगह से गए थे। इंडिया से भी गए और जहाँ उधर के भी ब्रिटेन वगैरह के जो थे वो सब भी गए। तो वो कैदी यहाँ पर जाकर के बस गए। और जब ये कैदी जाकर के बस गए, तो एक खास बात होती थी, यहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ के जो मूल निवासी थे, इनको कहते थे ऑस्ट्रेलॉइड, ऑस्ट्रेलियोइड। तो ये कैदी बसे और इनको भगा दिया, ये भाग गए। भाग गए का मतलब कि इसमें से बहुत ज़्यादा लोग सरवाइव नहीं कर पाए, ये ज़्यादा एडवांस थे। तो वहाँ जा कर के बसे और वहीं बसे के बसे रह गए। तो ये कुछ बातें देखने को जानी जाती है। ऑस्ट्रेलियोइड जो थे बहुत हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हुआ करते थे। और आज इनकी संख्या जो है बहुत कम है आज के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ सूटकेस फार्मिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आपसे सवाल होगा कि सूटकेस फार्मिंग क्या होती है। सूटकेस फार्मिंग का मतलब होता है, मान लीजिए आपने बहुत बड़ी ज़मीन ले ली और मात्र 2 लोग हैं। आपने हज़ारों एकड़ की ज़मीन ली है और 2 लोग हैं। और ये 2 लोग अगर ये हज़ारों एकड़ की ज़मीन को बिल्कुल जोत भी देते हैं और बिल्कुल पौधे वौधे लगा लेते हैं, गेहूँ उगा लेते हैं और उसको बेच भी आते हैं, तो इससे आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इन 2 लोगों की कमाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया में अक्सर होता है, ऐसे ही 2 या 3 लोग मिल करके पूरी 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 ज़मीन पर कायदे की बिल्कुल खेती करते हैं। और उस खेती के जो उगाते हैं धन वन जो भी है, और उससे जो पैसा आता है उसको मार्केट में बेच आते हैं। और सूटकेस भर के
पैसा ले करके आते हैं और चले जाते हैं फिर हॉलीडे मनाने के लिए। तो इसी तरीके की फार्मिंग को जो है आपकी सूटकेस फार्मिंग कहते हैं। और जो एग्रीकल्चर ये लोग अपनाते हैं उस एग्रीकल्चर को कहते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। मतलब कायदे की आपके पास ज़मीन है, उस ज़मीन में आप भयंकर तरीके से खेती कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल खेती होती है आपके ऑस्ट्रेलिया में, ये बात आपको जानने के लिए अच्छी है। खैर आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं हम। ये आपका ऑस्ट्रेलिया कुछ है, ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कुछ नक्शा होता है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास की कुछ जगहें अगर देखें तो यहाँ पर बैरियर रीफ है। आप हमेशा सुनने में आता है बैरियर रीफ कहाँ पर लोकेटेड है, क्या है। यहाँ पर एक देश है पापुआ न्यू गिनी, ये जो जगह है पापुआ न्यू गिनी, यहीं पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे और वहाँ के जो हेड थे उन्होंने उनके पैर छुए, प्लेन से उतरते ही मोदी जी के उन्होंने पैर छुए, उनका स्वागत किया। तो ऐसा सम्मान आजकल देश का देखने को मिलता है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। कुछ अगर शहरों की बात करें तो यहाँ पर एक शहर है वीपा। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की अब मैं बात करूँ गहनता से, यहाँ पर एक जगह है जिसको कहते हैं कीन्स। अच्छा, कीन्स नाम आपको मैथमेटिक्स में देखने को बहुत मिलेगा, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, इसमें जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उनके टाइटल्स कीन्स थे। और हमने तो स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी है तो उसमें भी देखने को मिलता है। ब्रिस्बेन है, यहाँ सिडनी है, और यहाँ पर एक देश आपने सुना होगा कैनबरा। तो ये सारे देश बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ मेलबर्न है, मेलबर्न क्रिकेट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहता है। यहाँ पर एक देश है एडिलेड, एडिलेड भी क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अच्छा, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खेलने में बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स वगैरह में तो ये ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। यहाँ पर एक रेंज है, माउंटेन रेंज, जिसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये, इसको अगर मैं बात करूँ तो इसको ऑस्ट्रेलिया का आल्प्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्या कहते हैं? आल्प्स। मैंने पढ़ाया था आल्प्स माउंटेन जो है आपका यूरोप में है, तो ऑस्ट्रेलिया का आल्प्स अगर पूछा जाए तो ग्रेट डिवाइडिंग, ज़्यादा माउंटेन है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में, और ये आपके एक माउंटेन है, अच्छा खासा बड़ा है, तो इसको कुछ नाम दे दिया गया। यहाँ पर एक देश आपको देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं पर्थ। ये सारे आपको देश कह रहा हूँ, शहर, देश तो इकलौता बेचारा ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर आप डार्विन जी को देखने को मिलेंगे, मतलब देखने को मिलेंगे डार्विन जी आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड, काफ़ी बढ़िया जगह है न्यूजीलैंड, घूमने के लिए बहुत ज़्यादा ठीक है अगर आपके पास पैसे हैं ठीक ठाक। तो आगे बढ़ते हैं, पेपर लगभग ये वाला पेज ख़त्म हो गया है, आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पे। फिर से देखते हैं, फिर से एक बार नक्शा बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ये आपका कुछ ऐसा नक्शा बनता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टिमोर सी। मैंने आपसे कहा है कि जब आप इनके बारे में पढ़ रहे होते हैं तो बेहतर ये है, मतलब कोई भी वर्ल्ड के देश के बारे में पढ़ रहे हैं या कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई टॉपिक है तो आप नक्शा लेकर के बैठिए। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर नक्शे वगैरह में देखेंगे इन जगहों को, यहाँ इस रीजन को कहते हैं माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया, अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों इनको कहा जाता है। यहाँ पर जो है इसको कहते हैं मिलेनेशिया, मिलेनेशिया, और इसको कहते हैं पॉलिनेशिया। अच्छा, माइक्रो आप शब्द देख करके समझ रहे होंगे कि ये इसका मतलब होता है छोटा, और माइक्रोनेशिया इसलिए नाम दिया गया ना क्योंकि यहाँ पे जो आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, आइलैंड बहुत छोटे छोटे आइलैंड है, इसलिए नाम दिया गया है। तो मैं इसको यहाँ छोटे में लिखता हूँ, छोटे आइलैंड, इसलिए इसको नाम माइक्रोनेशिया दिया गया। और अगर मैं इनके बात करूँ इनके क्षेत्रफल की, तो ये जो है 5 किलोमीटर स्क्वायर, 10 किलोमीटर स्क्वायर, इनका ऐसा मतलब एरिया होता है।
तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं आपके। और ये पापुआ न्यू गिनी के ऊपर वाले हिस्से में आपको ये माइक्रोनेशिया जो है वो देखने को मिलेंगे। और मिलेनेशिया नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये मिलेनेशिया जो है, ये जो द्वीप है वो मिलेनिन से बने हुए हैं, इसलिए इनका नाम जो है वो मिलेनेशिया कह दिया गया है। और मिलेनिन से बने हैं, मिलेनिन का मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं यहाँ पे, इनमें मिलेनिन ज़्यादा होगा। और मिलेनिन अगर ज़्यादा होगा तो आपको ये बात पता होगी, किसी की बॉडी में अगर मिलेनिन ज़्यादा होता है तो वो डार्क ज़्यादा होता है, उनका कलर जो है वो डार्क होता है, त्वचा का रंग डार्क होता है। इसीलिए आप जब देखेंगे मोदी जी जब वहाँ पापुआ न्यू गिनी गए थे, जो आपका मिलेनेशिया का ही हिस्सा है, तो पापुआ न्यू गिनी में भी आपको जो हेड हैं या जो लोग थे वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे? भाई गिनी की स्पेलिंग आप देख लेना, शायद गिनिया है ऐसे, तो स्पेलिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान आप दे सकते हैं। मैं तो ऐसे लिखता चला जाता हूँ जो मुझे ध्यान में रहता है। तो पापुआ न्यू गिनी में वहाँ पर आप देखेंगे कि काले काले लोग हैं, खाली काला कहना सही नहीं है, डार्क लोग हैं। तो और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ये जो है ना, ये हैं इक्वेटेरियल क्लाइमेट पे हैं, तो इस वजह से भी आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो इक्वेटोरियल है, तो इस वजह से भी आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर रह गई, यहाँ पर आपकी एक जगह है ये तस्मानिया। तस्मानिया आपका सागर भी है, तो आइलैंड भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें जानते हैं। अच्छा, आप अगर देखते हैं तो एक क्वाड के बारे में आपने सुना होगा। तो क्वाड क्या चीज़ है, और उसका अगर आप देखें तो आप ध्यान देंगे, अगर मैं रशिया का ऊपर का हिस्सा ऐसे लेकर के चलता हूँ और ये आप यहाँ आपको भारत देखने को थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा बनाता हूँ। हाँ, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आपका जापान है और आपकी कंट्री जो है भारत, वो इधर कहीं देखने को मिलेगा। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूँ आपकी अमेरिका की, तो इधर आप देखेंगे कि अमेरिका देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आपका यूएसए, ये आपका जापान हो गया, और ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका इंडिया है। तो ये जो पूरा ओशियन का हिस्सा है ना, ये जो आपका ओशियन है, इस ओशियन में आपके पेट्रोलियम वगैरह के अच्छी खासी खाने रहती हैं। और यहाँ पर ही आप जानते हैं, यहाँ हमारे देश चाइना है। चाइना कोशिश करता है कि इस पूरे रीजन पर वो अपना ट्रेड वगैरह एक्सटेंड कर सके। और यहाँ के जो देश हैं छोटे मोटे, यहाँ जो देश हैं आपके मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ आपका इसके नीचे ये आ जाता है वियतनाम, तो फिलीपींस, तो ये सारे जो देश हैं, इन देशों को चाइना की जो पॉलिसी है अपनी, मतलब अपने बिजनेस को फैलाने वाली या कब्जा करने वाली, तो उससे बड़ी परेशानी होती है। तो ये जो चारों देश हैं, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन्होंने मिल करके ये क्वाड संगठन बनाया है ताकि ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकें इस रीजन में, और साथ ही साथ रीजनल कोऑपरेशन कर सकें। यहाँ अगर अच्छा खासा कब्जा होगा तो चाइना ऐसी हिमाकत जो है वो नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया का नक्शा हमें ज़रूरी है। थोड़ा सा गंदा नक्शा बन रहा है मेरा, लेकिन ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगर आप नक्शा ले करके साथ में बैठे हैं, तो ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर एक जगह है, इसको कहते हैं वीपा, और ये ना बॉक्साइट के लिए फेमस है। बॉक्साइट वगैरह हुआ मतलब प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है।
यहाँ पर एक लैंडमास आप देखेंगे, और इस लैंडमास को इस लैंडमास से अलग करने वाली जो जल संधि स्ट्रेट है, इसको कहते हैं टॉरस, टॉरस स्ट्रेट या जल संधि, एक ही बात है। तो अच्छा, वीपा की एक बात ये भी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी ओपन बॉक्साइट, ओपन माइन है किसकी, बॉक्साइट की, ओपन माइन है बॉक्साइट की, तो मतलब खुला हुआ है बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको जानने में आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक देश है आपका केन्स, अंडरटेकर का भाई नहीं है ये, और यहाँ क्रिकेट के मैच होते रहते हैं, क्रिकेट वगैरह होता है, और यहाँ पे रिसोर्ट्स वगैरह बहुत सारे फेमस हैं। तो कभी पैसा हो आपके पास, IAS IPS SSC वगैरह कुछ निकाल के कहीं दूसरे देश में जाने का मौका मिले तो ज़रूर पैसों का घूमने में इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो है ब्रिस्बेन नाम की जगह है, और ब्रिस्बेन में जो है वो अनाज मंडी है, यानी ग्रेन मंडी कह लीजिए ग्रेन मंडी है। तो यहाँ पर वही यहाँ की मैं बात बता रहा था कि यहाँ जो लोग हैं वो खूब सारा अनाज उगाते हैं, और बिल्कुल सूटकेस फार्मिंग वगैरह यहाँ पे चलती रहती है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कितना बढ़िया है कि यहाँ पर जो है ना रोड ट्रेन है। रोड ट्रेन मतलब कि मंडी से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। सोचिए, अनाज के लिए, ये ग्रेन के लिए है, आपके लिए नहीं है कि आप बैठ के उसमें चले जाएं। तो ये यही सारी चीज़ें हैं। और रोड ट्रेन की बात करूँ तो इसमें 3-4 डब्बे ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, 3-4 डब्बे वाली ट्रेन है। तो बहुत सही चीज़ है। यही सूटकेस फार्मिंग होती है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सूटकेस फार्मिंग। तो यहाँ ब्रिस्बेन का जो आदमी होता है वो करोड़पति अरबपति होता है, खाली अनाज बेच करके। यहाँ पर एक जगह है गोल्ड कोस्ट, खूब नाम सुना होगा आपने, और अगर आपको यहाँ भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ का गोल्ड लेके आ जाएंगे। गोल्ड बहुत ज़्यादा है यहाँ, इसलिए इसको नाम भी दिया गया है गोल्ड कोस्ट, गोल्ड का रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी एक आइलैंड के बारे में बताया था, ये आपका है तस्मानिया आइलैंड, तस्मानिया। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट है, क्योंकि भाई 2 लैंडमास हैं और दोनों तरफ सागर हैं, तो यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रेट होगी। इस स्ट्रेट का नाम है बास स्ट्रेट या बेस स्ट्रेट, जो भी आपको इन दोनों में से जो भी सही लगे। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पूरा जो है वो भर चुका है पेज, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक साइक्लोन वगैरह भी आता है, और इस साइक्लोन की जो ऐसे ऐसे मूव करता है, इस साइक्लोन को विली विली कहते हैं, विली विली, शायद डबल L होता है इसमें, विली विली। तो ये बातें हैं कुछ। आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑस्ट्रेलिया को फिर से उठाते हैं, फिर कुछ चीज़ें जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो बातें दिमाग में आ जाए मेरे, मैं उन बातों को आप तक पहुंचा दूंगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे मेलबर्न की, तो मेलबर्न में भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, गोल्ड का रश। मतलब कायदे का आप वहाँ पहुँच जाएं तो फिर गोल्ड वगैरह आप निकाल लाएंगे। बस ये है कि आप बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ पहुँच जाएं या फिर बिजनेसमैन बन के जाएं। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। अच्छा, यहाँ एक बात कही जाती है कि अगर आप सफ़ेद कपड़ा पहन लेना, सफ़ेद कपड़ा, तो वो सफ़ेद कपड़ा 10 से 15 दिन बाद गंदा होगा। ऐसी कहने वाली बात है, ऐसा ज्योग्राफी कुछ वहाँ की होगी जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता होगा, धूल वगैरह कम उड़ती होगी। तो ये सारी चीज़ें। सिडनी, सिडनी आपकी किस लिए फेमस है भाई, मैच होता रहता है सिडनी में। और अगर मैं बात करता हूँ तो ये सबसे पहला शहर है आपका ऑस्ट्रेलिया का,
सबसे पहला शहर कैदियों को बसाया गया तो वहाँ जाकर के उन लोगों ने अपना शहर बनाने का प्लान सोचा, लोग आगे बढ़े, लेकिन आज भी खेलना नहीं छोड़ा उन्होंने। यहाँ बीच बहुत सारी हैं फेमस फेमस, तो बीच के बारे में आप याद रखेंगे। बॉन्डी बीच का नाम आता है, बॉन्डी बीच नहीं, बॉन्डी बीच। और ये बॉन्डी बीच सर्फिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कुछ बातें थी। यहाँ एक देश है, देश कह रहा हूँ मैं बार बार, जगह है, शहर है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल यही है आपकी। और ये अगर मैं पूछूं कि सबसे प्लान्ड शहर कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का ना, तो ये सबसे पहला प्लान्ड शहर है। प्लान्ड सबसे पहला। और प्लान्ड शहर उनको अक्सर कहा जाता है जहाँ पे जो रोड्स होती हैं वो ग्रिड पैटर्न में होती हैं। और ग्रिड पैटर्न क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए, ग्रिड पैटर्न कई लोगों को पता है नहीं पता है। ग्रिड पैटर्न में यहाँ पे समझाता हूँ, थोड़ी जगह दिख रही है मुझे। जैसे मान लीजिए ये आपके घर हैं, तो कितना बढ़िया होगा कि इन घरों के बगल से भी रोड हो, ये रोड हो, ये रोड हो, और ये रोड मेन रोड पे मिलती हो, इधर से मेन रोड पे मिलती हो, फिर इधर घर बने हो। तो ऐसी जगहों पे ना आप गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत आराम से, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा इस तरीके का। मतलब रोड्स जो 90 डिग्री पे कट करती हों उनको ग्रिड पैटर्न में कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जानते हैं। ये तो भर गया पन्ना, फिर से नक्शा बनाएंगे। नक्शा 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 मेन है। तो ये चीज़ थी। और मैंने यहाँ पर एक बास स्ट्रेट के बारे में बताया था। बास स्ट्रेट इधर बनाया था ना, तस्मानिया, और यहाँ पर ये बास स्ट्रेट। यहाँ तूफान वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, और तूफान ज़्यादा होगा तो क्या दुर्घटना ज़्यादा होगी, तो दुर्घटनाएं भी ज़्यादा होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। और यहाँ पर जो है ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये कोई ज़मीन का हिस्सा नहीं है, समुद्र का हिस्सा है, लेकिन इसको एक नाम दिया गया है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये इसको नाम दिया गया है। तो ये ऐसा नाम दिया गया जो भी। खैर, हम लोगों ने यहाँ पर्थ की बात की थी, पर्थ था। और यहाँ पर एक बार बताया था, यहाँ पर आपकी टिमोर सी है, यहाँ पर आपका, अच्छा यहाँ पर एक सी है, इसका नाम है आराफुरा, आराफुरा सी। तो आराफुरा सी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और एक स्ट्रेट के बारे में भी बताया था कि ये लैंड मास है, और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है, काफ़ी मैंने बड़ा बना दिया, हालांकि छोटा है ये स्ट्रेट, वहीं पर काम आता। सबसे बड़ी स्ट्रेट मैंने नॉर्थ अमेरिका जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था, डेविस के बारे में, जो आपकी कनाडा और उधर ग्रीनलैंड के बीच में पड़ती है। टॉरस स्ट्रेट नाम है इसका, कहाँ गया, पेन भी गायब हो जाता है कभी कभी। टॉरस स्ट्रेट। तो ये चीज़ थी कुछ, ये कुछ बातें थी जानकारी के लिए। एक खाड़ी है, उसका नाम है एनकाउंटर बे, ऑस्ट्रेलिया में ही है। और यहाँ पर इस खाड़ी का नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर दो नदियाँ गिरती हैं, और उनका नाम है मरे और डार्लिंग। डार्लिंग, डार्लिंग की इंग्लिश स्पेलिंग आप लोग लिख ही सकते हैं। डार्लिंग नदी क्या करती हैं, मरे और डार्लिंग नदी क्या करती हैं, गिरती हैं, मिलती नहीं हैं, गिरती हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। टॉरस एनकाउंटर बे में एक और नदी गिरती है जिसका नाम है यारा नदी। यारा नदी वैसी नदी है जो एनकाउंटर बे में गिरती है। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, यहाँ पर घास के मैदान है, ये जो है ना, ये घास के मैदान है, और इनको कहते हैं नल्लर बार, नल्लर बार या नल्ला बार ऐसे कुछ कहते हैं, नल्लर बार शायद, नल्लर बार का मैदान है। तो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के जस्ट ऊपर है। तो ये कुछ बातें ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई। अब इसके आगे देखते हैं नए पेज पे।
देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया का नक्शा हमारा बनेगा। क्या प्यारा नक्शा बना है। खैर, अच्छा, अगर हमें यहाँ के कुछ जैसे जो देश बताए थे मैंने, डार्विन है यहाँ पे, देश बार बार मैं बोल दे रहा हूँ, शहर ब्रिस्बेन है, सिडनी है, कैनबरा है, मेलबर्न है, एडिलेड है, यहाँ पर पर्थ है। तो इसके लिए ना एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको यहाँ देख देख के समझ में आ रही है। BSc, MA और पर्थ को मान लो PH, लास्ट में H आता ही, PhD। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, BSc, MA और PhD। भाई कोई बंदा है जैसे मैं ही हूँ, मैंने BSc किया, फिर MA, फिर PhD। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले BSc कर लेते हैं, उसके बाद MA करते हैं, उसके बाद PhD करते हैं। तो वो फिर मामला अलग हो जाता है। मामला अलग का मतलब कि इंटरेस्टिंग हो जाता है। साइंस भी पढ़ लिया आपने, आर्ट्स भी पढ़ लिया। खैर, तो वो तरीका है याद करने का, उसको ज़्यादा सीरियसली ना लें। तो ये तो तरीका था याद करने का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ें। फिर से नक्शा बनाएंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे कुछ लेक्स के बारे में जान लें हैं, कुछ और पर्वतों के बारे में जान लें। ये सारी चीज़ें भी तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक लेक है इस लोकेशन पे, इसको कहते हैं लेक डिसअपॉइंटमेंट। मुझे इस बात से ही हंसी आ गई कि इसका नाम ही है लेक डिसअपॉइंटमेंट। तो इसको डिसअपॉइंटमेंट लेक इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जो लेक है वो डेजर्ट के आसपास है, और डेजर्ट के आसपास है तो यहाँ मिराज बहुत बनते हैं। मिराज का मतलब क्या होता है, आप कई बार रेगिस्तानी एरिया में चले जाएं, जैसे मान लीजिए रेगिस्तानी एरिया में चले जाएं, तो ये सूरज चाचा हैं हमारे, ये धूप चमका रहे होते हैं और यहाँ आदमी खड़ा होता है। तो जब ये धूप चमका रहे होते हैं ना, तो आपने फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो जो लाइट होती हैं उनका रिफ्लेक्शन जो है वो कुछ ऐसा होता है कि वो पूरी पूरी सरफेस पे ना हो करके थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे जो आपको इमेज बनेगी वो बड़ी ऐसा लगता है जैसे वो हिल रही हो, हिल रही हो। और हिलती हुई अगर कोई चीज़ आप जमीन पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पानी की संभावना होगी। इसलिए यहाँ जो पेड़ वेड़ हैं वो आपको यहाँ पर इमेज के फॉर्म में हिलते हुए दिखेंगे। तो आपको लगेगा यहाँ पानी है, पानी है, पानी। और आप वहाँ जब पहुँचेंगे तो लगेगा अरे यार पानी तो वहाँ पर है, यहाँ पर क्यों नहीं है। मतलब फिर वही चीज़, सूरज चाचा चमका रहे हैं और फिर इमेज यहाँ बन रहा है। तो इसी को कहते हैं मिराज। तो ये लेक डिसअपॉइंटमेंट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर हमने एक बार बात की थी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। तो एक मिनट, कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, क्या इशू आ रहा है। खैर छोड़िए, सही हो गया इशू। यहाँ पर एक नदी बहती है, अभी हमने उसका जिक्र भी किया था, डार्लिंग नदी। नाम इसका कितना गजब का है, डार्लिंग नदी। तो इसकी लोकेशन भी आपने देख ही लिया। और यहाँ पर एक बेसिन है, इसको कहते हैं गैलीलियो बेसिन, गैलीली बेसिन। अच्छा, गैलीलियो का सरनेम गैलीली था। तो अच्छा, आप देखेंगे जितने यूरोपियन नाम है सारे यहाँ पर है। तो आपको वही अंदाजा कहानी वाला हो रहा होगा जो मैंने बताया था कि कैदी जो हैं उनको यहाँ भेजा जाता था। तो ये गैलीली बेसिन जो ना कोयले के लिए फेमस है, कोल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर जो आपके पर्वत हैं, माउंटेन्स, अगर आप माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पर आपके कुछ माउंटेन है। और यहाँ पर ही ये जो थोड़ा सा रीजन है ये थोड़ा सा बर्फीला एरिया है, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ़ रहती है। और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स जो है वो इसी लोकेशन पर है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। तो ये कुछ बातें थी। यहाँ पर एक लेक है, इधर ये इस लोकेशन पर एक लेक है, इसका नाम है लेक ईरी। ईरी भी कहते हैं कुछ लोग, आयर भी कहते हैं, दोनों में से आप जो कहना चाहें। और इसकी खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का लोवेस्ट पॉइंट है,
सबसे नीचे मतलब सबसे निचला पार्ट जो है वो यही है, ऑस्ट्रेलिया का, पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का नहीं मतलब। तो ये सारी बातें हैं, ये कुछ बातें थी जो हमें जानने लायक थी। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आपने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी ये है, ये जो बन रहे हैं सब। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ मैंने बताया भी था कि ऐसे ऐसे बनती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में एक खास बात यह है कि ये जो है आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन, क्या इशू आ रहा है इसमें कुछ, एक मिनट, कुछ इशू है। चलिए, पेन कभी कभी काम करना बंद कर देता है, पेन बदलना पड़ेगा। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन के साथ साथ ये रेसिडुअल माउंटेन भी है, अवशिष्ट वलित पर्वत। तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको एक, आगे बढ़ते हैं मतलब नए नक्शे पे देखते हैं, वरना यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रेणी दिखाई देगी, इसको कहते हैं फ्लिंडर्स माउंटेन रेंज। ये फ्लिंडर्स माउंटेन रेंज जो है आपका, ये भी एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन का, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ बातें थी, और कुछ छोड़ा तो नहीं हमने। यहाँ एक हम बहुत बढ़िया डेजर्ट छोड़ चुके हैं यहाँ पे, सिम्पसन डेजर्ट। अच्छा, सिम्पसन आप जब मैथमेटिक्स बीएससी वगैरह मैथमेटिक्स से करते हैं तो सिम्पसन्स के बहुत सारे रूल आते हैं। सिम्पसन्स आपके एक मैथमेटिशियन थे, साइंस में भी उन्होंने कुछ लॉज वगैरह दे रखे हैं। तो सिम्पसन्स जब भी नाम आता है तो हमें ऐसा लगता है कि बंदा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, वो ऑस्ट्रेलिया के ही थे। खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ और मिसलेनियस चीज़ें जानते हैं। जो अच्छा, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में जो ग्रेट लगा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं कि जितने ब्रिटेन में जो नाम वगैरह दिए जाते हैं उसमें ग्रेट लगा दिया जाता है। इसका कारण भी वही है कि वहीं से लोग आए थे, तो वहाँ से ये चीज़ें होने लगी। खैर एक चीज़ और समझ लीजिए आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मान लीजिए GDR मैंने कह दिया, और ये आपकी जो ज़मीन है, तो ये ज़मीन है। और दूसरी बात क्या है ना कि यहाँ जो वाटर है, ये वाला, ये पानी जब इस पे गिरता है तो ये जो पोर्शन आपको लगता है ना, ये जो पोर्शन, इसको कहते हैं पाताल तोड़ कुआं, ऐसा इसका नाम दिया गया है। और ऐसा इसलिए दिया जाता है, यहाँ तोड़ेंगे अगर इस रीजन में आप, तो वाटर बहुत तेज से ऊपर आता है। जैसे ना, आप मान लीजिए यहाँ एक खड़ा हो गया आदमी और यहाँ खुदाई करना चालू कर दिया, अगर आप खोदेंगे यहाँ पानी बिल्कुल ऐसे बाहर निकलेगा। तो इसको कहते हैं पाताल तोड़ कुआं। तो ये कुछ बातें थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक आपको हैमर माउंटेन देखने को मिलेगा। हैमर माउंटेन, एमटी लिख देते हैं, एमटी से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। अच्छा, हैमर मतलब कि हथौड़ी, और हथौड़ी में क्या चीज़ होती है, लोहा। तो इसका नाम जो पड़ा है वो हैमर माउंटेन ऐसे ही नहीं पड़ा, यहाँ लोहा बहुत ज़्यादा है। मैं लिख देता हूँ, लोहा जो है बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें। एक यहाँ पर डार्लिंग रेंज है। अच्छा, डार्लिंग नदी आपको मैंने बताया था इधर है, और डार्लिंग माउंटेन रेंज की बात करें तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है डार्लिंग रेंज। तो ये आपकी डार्लिंग रेंज है, माउंटेन डार्लिंग रेंज। और यहाँ पर जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं वरना यहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा।
यहाँ पर कुछ जगहें हैं, जैसे एक ये है, ये और ये, इनके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। यहाँ पर जो है ये जो चीज़ है इसको कहते हैं तनामी डेजर्ट। तनामी डेजर्ट, ये जो है यही कुछ डेजर्ट हैं जो कुछ फेमस हैं। ये आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, और इसके जस्ट नीचे आप आ जाएं तो आपने नाम भी सुना होगा, गिब्सन, गिब्सन डेजर्ट। डेजर्ट वगैरह भी बहुत हैं यहाँ पे, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो नीचे वाला है ये वाला, ये है आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। देखिए सब में ग्रेट लगा हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है कि ब्रिटेन का मामला है यहाँ पे। ये आपका सिम्पसन डेजर्ट, और सिम्पसन मैंने अभी बताया कि सिम्पसन जहाँ पर आ जाए वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि वो नाम जो है वहाँ का है। तो ये कुछ बातें थी। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये तो यहाँ पर जो है एक प्लेट्यू है जिसको कहते हैं किम्बरले प्लेट्यू। आपने इसका नाम भी सुना होगा, किम्बरले प्लेट्यू। इस प्लेट्यू में बॉक्साइट बहुत कायदे का मिलता है, बॉक्साइट तोड़ना हो तो यहाँ आप चले जाइए। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ यहाँ पर मिलती है, आ गया पेन गायब हो जाता है कई बार, यूरेनियम, यूरेनियम भी कायदे का मिलता है यहाँ पर। तो ये कुछ बातें थी। यहाँ आपका बेचारा न्यूजीलैंड है, अकेला पड़ा पड़ा रहता है। तो न्यूजीलैंड में यहाँ पर जो न्यूजीलैंड का साउथ वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना इसको कहते हैं कैंटरबरी का मैदान, कैंटरबरी का मैदान। और भाई ये जो न्यूजीलैंड के दो पार्ट्स को अलग कर रही है, जल संधि है यानी स्ट्रेट है, इसका नाम है कुक स्ट्रेट। तो आप कुछ इसको मान लीजिए कोई ऐसा सामान है जिसको आपने चाकू से काट लिया है, और काटने से दो अलग अलग हिस्से बन गए हैं, और कुकिंग में ये सब होता है तो कुक स्ट्रेट। मतलब ऐसे हम लोग न्यूमोनिक्स बनाते हैं। न्यूमोनिक्स वो तरीके होते हैं जिससे चीज़ें याद रहें। और बहुत बड़े बड़े जो मेमोरिस्ट होते हैं, जो मेमोरी के करतब दिखाते हैं, तो वो भी न्यूमोनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर बात करूँ न्यूजीलैंड की, पूरे न्यूजीलैंड की, एनजेड न्यूजीलैंड, तो ये जो न्यूजीलैंड है ना, ये साफ़ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, साफ़ है बहुत ज़्यादा। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए साफ़ सफाई के लिए कौन सा ऑस्ट्रेलिया के पास देश है जो फेमस है, तो आप बता सकते हैं इसका। खैर आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार नक्शा बनाएंगे हम, नक्शा बिना कुछ नहीं होता हमारा। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर एक स्प्रिंग बहती है जिसको कहते हैं एलिस स्प्रिंग। आपने कहानी सुनी होगी एलिस इन वंडरलैंड। खैर वो यहाँ से ली गई है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी एलिस स्प्रिंग का नाम आता है तो कुछ वो कहानी जरूर याद आती है। मरु उद्यान है ये, और मरु उद्यान का क्या मतलब होता है, कहने का मतलब यहाँ डेजर्ट भी है, हरियाली भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। अच्छा, अभी तक आपने देखा हमने साउथ अमेरिका कवर किया, और आपका ये क्या बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका कवर किया। नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा था कि आपकी एक ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन थी जो बिल्कुल अमेरिका कनाडा के बीच से जा रही थी। साउथ अमेरिका में हम लोगों ने देखा कि एक चिले और अर्जेंटीना को जोड़ती हुई एक रेलवे लाइन थी जिसको ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर पर्थ जो है, पर्थ और सिडनी को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है। ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बना दिया जबकि और सीधी है ये। तो इस रेलवे लाइन को कहते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन। अच्छा, ट्रांस लगा रहता है यार, कहना ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन। ट्रांस लिटरेचर का एक टर्म है, और इसका मतलब अगर आप कभी स्पिरिचुअल में देखें ना, तो ट्रांस का मतलब होता है अपनी प्रेजेंट स्टेट से आप हायर स्टेट में चले जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अच्छी बात यह है कि है ना, इस रेलवे लाइन में कोई मोड़ नहीं है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जाती है बिल्कुल। थोड़ा मैंने इसको टेढ़ा बना दिया, खैर
इसकी लंबाई की बात करें तो 2000 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई होगी। और ये जो है यहाँ पर ये दो जगहें हैं, इन दो जगहों को हम कहते हैं कूलगार्दी और कालगुरली थोड़े नाम अजीब हैं इसके, कूलगार्दी और कालगुर्दी, ये इसके कुछ नाम हैं। और इसलिए मैंने इनको बताया क्योंकि यहाँ सोना कायदे का पाया जाता है। भाई ऑस्ट्रेलिया में आप चले जाइए तो हर आपको शहर में, मेलबर्न में आपने देखा सोना है, गोल्ड कोस्ट सोना है, कूलगार्दी और कालगुरली आपको मिल गए सोने के लिए। कालगुर्दी नहीं, कालगुरली, कालगुरली है ये। कहाँ गया ये मेरा पेन, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक जगह है इसी के नीचे एलिस स्प्रिंग के जस्ट, इसको आयर कहते हैं। और यहाँ पर जो चट्टानें वो मोनोलिथिक चट्टानें, मतलब आप समझ ही गए होंगे, बहुत पुरानी चट्टानें, आप हिस्ट्री में इसका नाम पढ़ते हैं, मोनोलिथिक, नियोलिथिक। काफ़ी पुरानी चट्टानें होती हैं मोनोलिथिक, और एक ही चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। तो ये कुछ बातें थी। अगर आपसे पूछा जाए कभी, यहाँ मैंने न्यूजीलैंड के बारे में बताया था कि न्यूजीलैंड का निर्माण कैसे हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वोल्केनिक एक्टिविटी से ये बना हुआ है न्यूजीलैंड, वोल्केनिक एक्टिविटी से। खैर ये सारी चीज़ें हो गई और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी हो गया। पॉलिटिकल डिवीज़न एक बार देख लीजिए, मतलब पॉलिटिकली किस तरीके से बांटा गया है इसको, ऑस्ट्रेलिया को। भाई यहाँ पर भी इलेक्शन वगैरह तो होते ही होंगे, तो किस हिसाब से बटा है वो एक बार देख लीजिए आप। तो यहाँ पर जो है ना, ये पोर्शन जो है ये एक ये बटा है, फिर एक ये बटा है, फिर आपका एक ये बढ़ गया, और एक आपका जो है वो ऐसे बढ़ गया, और एक जो है आपका ऐसे बढ़ गया। तो इनके कुछ ना कुछ नाम होंगे। इसको नाम है क्वींसलैंड, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत खूबसूरत जगह है क्वींसलैंड। न्यू साउथ वेल्स, अच्छा वेल्स, आप जब मैं आपको पढ़ा रहा था ब्रिटेन क्या चीज़ है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को आप जब जोड़ देते हैं तो ब्रिटेन बन जाता है। तो कुछ ना कुछ देखिए वहाँ का कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ न्यू साउथ वेल्स हो गया, बिल्कुल वही सेम चीज़। ये है विक्टोरिया आपका, और ये आपकी साउदर्न टेरिटरी। ज़्यादा कठिन नहीं है इसको याद करना, क्योंकि ये साउदर्न है तो ऊपर वाली नॉर्दर्न है। नॉर्दर्न टेरिटरी, साउदर्न टेरिटरी, और बाकी क्या बचा, वेस्टर्न टेरिटरी बच गई। तो तीन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। बस ईस्ट में जो है वो तीन हिस्से हैं, एक क्वीन का हिस्सा है, न्यू साउथ वेल्स का हिस्सा है, विक्टोरिया का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो गए। पढ़ने के लिए कोई एंड नहीं है, आप और चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैप्स वगैरह को जब भी आप पढ़ें तो ज्योग्राफी में उसको ध्यान से पढ़ें। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अब हमारे पास बच गए अफ्रीका और एशिया, ये दो कॉन्टिनेंट बचे हैं, इसको भी देखेंगे क्योंकि ये ही दो कॉन्टिनेंट हैं जो सबसे भारी, भारी का मतलब कि इसमें देश बहुत सारे हैं, इसलिए हमने सोचा इसको सबसे लास्ट में उठाएंगे। ठीक है, अभी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ओके, थैंक यू।